स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम घटना चक्र जो आपकी इतिहास की है यानी घटना चक्र हिस्ट्री के जो हैं हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ये जो प्रश्न होंगे, ये जो एमसीक्यूज़ होंगे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों, कल कल जो हमने पहला वीडियो देखा था, इसमें जो है हमने जो आपके प्रश्न नंबर 10 तक थे उनको देखा था। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 11 से देखेंगे और आगे जहाँ तक भी इसमें जो अभी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आज का जो 11वां प्रश्न है वो है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जौ। तो इसका यहाँ पर दोस्तों आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। ठीक है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ली 8000 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जो यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं, तो ये प्रमाण जो मिले हैं ये जौ के प्रमाण मिले हैं, जो कि 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया। तो यानी कि भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य जो स्थित पश्चिमी एशिया देश में जो है इसके प्रमाण मिले हैं। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है। तो पहले जौ उगाया गया और 8000 ईस्वी के आसपास ही जो है इन्हीं क्षेत्रों में फिर गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जो आज का प्रश्न नंबर 12 है, ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है आपका कोल्डी हवा, ऑप्शन बी है लहुरा देव, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी है टोकवा से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लहुरा देव से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में जो ये लहुरा देव स्थान है ये कहाँ पर है आपका, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो क्या हुए यहाँ पर 9000 से लेकर 7000 ईस्वी बीच तक के यहाँ पर क्या हुए हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो जो कोल्डी हवा है दोस्तों, वहाँ से क्या मिले हैं, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और जो मेहरगढ़ है दोस्तों, वहाँ पर क्या मिले हैं, यानी जो मेहरगढ़ पाकिस्तान का इलाका है उसमें जो है 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जब और खोज की गई तो उसके आधार पर जो है पता चला, तो यहाँ पर संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है उसमें जो है लहुरा देव से क्या मिले हैं, 9000 से लेके 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि यूपी लोअर पीसीएस में प्री में 2 बार पूछा गया, एक बार 2004 में और एक बार 2008 में। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये अब हमने दोस्तों देख लिया यहाँ पे, ये यहाँ पर कहाँ से मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के रिस्पेक्ट में अगर पूछेगा तो यहाँ पर अगर आपके पास अगर ऑप्शन जो है क्या होगा, लहुरा देव ना होगा, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि
अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसमें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि पहले जो है कहाँ पे मिला था, 7000 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पे पाकिस्तान के मेहरगढ़ से यहाँ पर साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लहुरा देव अगर हमारे पास ऑप्शन में नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है, मेहरगढ़ को आपने उस समय क्या करना है, इसमें टिक करना है, यानी कि आप मेहरगढ़ वाले ऑप्शन के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप फिर पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन को आपको किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, हो सकता है वहाँ पर आपको क्या कर दे कि जो जो जगह से मिले हैं उनमें से क्या करे, एक ऑप्शन डाल दे, और एक ही ऑप्शन डालेगा। तो जो आपको क्या लगेगा, जो आपको सही ऑप्शन लगेगा यानी सटीक ऑप्शन लगेगा, या जो आपका क्या होगा ज़्यादा सही आंसर होगा, जैसे मेहरगढ़ भी अगर आपके ऑप्शन में नहीं होगा और आपका लहुरा देव ऑप्शन में होगा तो आप लहुरा देव के साथ जाएंगे। अगर आपका जो है ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा और आपके पास जो है मेहरगढ़ ऑप्शन में होगा तो आप मेहरगढ़ के साथ उस समय ऑप्शन में जाएंगे, जो कि आपकी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 15 क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्री में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी है दम्ब से, दम्ब सदात से, ऑप्शन सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन में भी कि ये जो है आपका मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, तो ये आपका जो है बीपीएससी में पूछा गया है और प्री का क्वेश्चन है 2018 का ये, तो मान सकते हैं दोस्तों आप ये कि कितना इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज आपके लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पर जो है ये तीनों इसके आंसर सही हैं, तीनों आंसर सही है। मतलब कि जैसे आपका यहाँ पर जो किली गुल मोहम्मद दिया है ये भी इसका आंसर सही है, कालीबंगा भी सही है, धौला नहीं, और मेहरगढ़ भी सही है। तो आपने ये देखना है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि मेहरगढ़ से 7000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं और गुल मोहम्मद से और कालीबंगा से 4000 से लेके 3500 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके पास जो क्या होगा, अगर आपके पास ऑप्शन में मेहरगढ़ है और ये कालीबंगा और किली मोहम्मद भी है तो आपने मेहरगढ़ के साथ जाना है। अगर आपके पास ऑप्शन में केवल क्या होगा, किली मोहम्मद होगा और अदर ऑप्शन होंगे और मेहरगढ़ नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, किली गुल मोहम्मद के साथ जाना है। यानी कि आपने देखना है कि किस स्थान से जो हैं जो साक्ष्य हैं वो पहले मिले हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो मेहरगढ़ है वहाँ पे 7000 ईस्वी पूर्व से मिले हैं और जो आपका ये कालीबंगा है वहाँ पर जो है 4000 से 3500 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है औदे, ऑप्शन बी है बोरी, ऑप्शन बी सी है बागौर, ऑप्शन डी है लखनिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिले हैं बागौर से। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन में होशंगाबाद नहीं है और ऑप्शन में आपका क्या है, बागौर है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यानी कि बागौर, जो कि आपका भीलवाड़ा जिला राजस्थान में पड़ता है। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या होता, होशंगाबाद होता, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर होशंगाबाद को सही इस पर टिक करते, यानी कि सही ऑप्शन उसको चूज़ करते। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, और ये जो है आपका ये यूपी पीसीएस का प्री का 2018 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको चाल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तो पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या फिर कालीबंगा। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं यहाँ पर पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ जो है आपके वर्तमान में कहाँ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका ऑप्शन बी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेहरगढ़। और ये आपका यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन जो है यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वांककड़, ऑप्शन सी है एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन डी है मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह एक्सप्लेनेशन दिया है नवदा टोली यानी मध्य प्रदेश का। तो नवदा टोली भी बताया है यहाँ पे कि ये मध्य प्रदेश में का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से लेके 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये एच.डी. सांकलिया ने जो है यहाँ पर प्रोफेसर हैं, ये पूना के प्रोफेसर थे ये, इनके द्वारा कराया गया था। और जिसकी तिथि जो है क्या बताई गई है, 1600 से 1300 ईस्वी पूर्व इसकी स्थिति जो तिथि है ये बताई गई है। तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये यूपी लोअर पीसीएस में ये पूछा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो अभी हमने ऊपर देखा नवदा टोली जो है यहाँ पर हमारा पास ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी है मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है यहाँ पर बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसका एक एक्सप्लेनेशन जो है ये देख लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। तो आपको पता ही है कि जो है यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के समय पे थी वहाँ पर क्या था, शवों को दफनाने का यहाँ पर क्या था, एक परंपरा थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये विभिन्न समाधियाँ जो हैं इनके ये यहाँ पर नाम दिए हैं कि जो यहाँ पर पाषाण जो समाधियाँ बनाई जाती थी इनके यहाँ पर, या बृहद पाषाण स्मारक जो बनाए जाते थे उनके क्या क्या है यहाँ पर, किस प्रकार से उनके नामकरण है। तो यहाँ पर ये आपको भी पता लग गया है इसमें। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है राख का टीला पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बुदिहाल, ऑप्शन बी है संगन कल्लू, और ऑप्शन सी है कोल्डी हवा, ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये आपका है संगन कल्लू से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया है, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ये जो आपका राख के टीले का जो पुरा स्थल है नवपाषाण कालीन, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, संगन कल्लू। ठीक है, या फिर आपको अगर संगन कल्लू अगर आपको प्रॉपर
यहाँ पर ऑप्शन में ना दे तो हो सकता है कर्नाटक दे या फिर मैसूर दे, तो आप क्या करेंगे, कर्नाटक या मैसूर के साथ ऑप्शन में जाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर अगर जो है उस पर्टिकुलर जगह का नाम देगा तो आप संगनकल्लू को सही ऑप्शन वहाँ पर टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने भी देखा होगा। तो ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन बी है खनिज के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी है सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है यहाँ पर ये क्या है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो है क्या है वो उपस्थित हैं। और इनमें जो है मानव जीवन में विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें अलग अलग चीज़ें जैसे हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। तो यहाँ पर जो अभी तक जो खोज हुई है उसमें जो है 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें कि क्या है 133 में चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है अमरावती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो हमने देखा कि भीमबेटका में जो क्या है, जो प्रसिद्ध क्या है यहाँ पर किसके लिए, शैल चित्र के लिए जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है, वो कौन सा है, भीमबेटका है। और ये आपका जो है ये उत्तराखंड में UDA LDA मेंस 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन, और फिर ये है UPPCS मेंस में 2011 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कहाँ स्थित है, रायसरेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा कि अब्दुल्लागंज रायसरेन में ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है MPPCS में पूछा गया है प्री में 2013 में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो है सर्वाधिक शिलाश्रय जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है घाघरिया, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लेखाहिया, ऑप्शन डी है आदमगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भीमबेटका से। और अभी हमने ऊपर देखा कि कितने कितने यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर जो है 133 गुफाओं में क्या हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये आपका UPPCS 2008 का प्रश्न है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि ये सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो है आपके जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए जो है MCQ जो है बहुत बड़ा मेजर जो है क्रूशियल रोल वहाँ पर क्या करते हैं, प्ले करते हैं, क्योंकि MCQ से जो है हमारा काफ़ी सिलेबस जो है कवर हो जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ऑप्शन ए है आपका माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी है HD सांकलिया, ऑप्शन सी है VS वांकर, ऑप्शन डी है VN मिश्रा। तो ये आपका जो है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, UPPCS 2020 में जो है ये पूछा गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2020 का ही ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VS वांकर। इनके द्वारा जो है यहाँ पर भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों को जो है पहली बार खोजा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में VS वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ जो है हमें यहाँ पर इसके साथ 2 क्वेश्चन या 2 प्रश्नों का और भी यहाँ पर क्या है
यहाँ पर पता लग गया। यहाँ 2 क्वेश्चन और हमारे यहाँ पर बन गए। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा जाए अगर कि भीमबेटका गुफाओं की खोज कब की गई थी, तो ये आपके वर्ष 1957 में की गई थी। और एक और यहाँ पर हमारा एक फैक्ट और हमारा यहाँ पर निकल के आ गया कि यूनेस्को ने जो है भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गैरिक मृदभांड पात्र जो हैं इसका नामकरण हुआ था, तो यह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी है आई छत्र में, ऑप्शन सी है नोह में, ऑप्शन डी है लाल किला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में जो है गैरिक मृदभांड पात्र का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। गंगा यमुना दो आपकी सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण 11वीं गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। बीबी लाल ने, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, तो ये बताया गया है कि एक जो है बीबी लाल ने जो है इनकी खोज की थी और वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ये भी दोस्तों ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को जो है घर में जो है घर के फर्श के नीचे जो है किस तरह से दफना के रखते थे। तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, तैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुराने स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आपके कहाँ कहाँ पे जो है ये घरों में जो है फर्श के नीचे मृतकों को जो है अस्थि कलश में उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है यहाँ पर इसको दफना के रखा जाता था। कब्र में मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो कब्र में जो है बताया गया है कि मिट्टी की हांडियाँ और कुछ तांबे की वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवादान से प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ब्रह्मागिरी, ऑप्शन बी है बुर्जहोम, ऑप्शन सी है चिरांद, ऑप्शन डी है मास्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है ये बुर्जहोम से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के शव को या कुत्ते को भी जो है दफनाने का यहाँ पर प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये हमने अभी देखा है कि ये जो है बुर्जहोम से जो है यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं और ये आपका जो है यहाँ उत्तराखंड PCS 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास का मतलब होता है दोस्तों गड्ढे के घर, यानी गड्ढों में जो है घर बनाने के साक्ष्य जो हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि बुर्जहोम जो जगह है वहाँ से क्या हुए हैं गर्तावास का जो है यहाँ पर क्या मिला है साक्ष्य मिला है। और जो आपका बुर्जहोम है ये कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो है क्या मिले हैं सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है आपका मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी है घगरिया, ऑप्शन सी है बगही खोर, ऑप्शन डी है आपका लेकहिया। तो ये आपका UPPCS प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, लेकहिया से जो है क्या मिले हैं विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं।
तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं, अधिकांशतः क्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया से कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 27 मानव कंकालों की अस्थियां जो है यहाँ पर मिली है। कहाँ से? लेखहिया से। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। यह यहाँ पर नीचे दिए गए कथन के नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है अभिकथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था, यानी कि वहाँ से जो है चले गए थे, या नीचे गंगा घाटी में जो है क्या वो निवास किया था, कह सकते हैं। तो इस और कारण बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर आपने बताना है कि ऑप्शन नंबर पूछा गया है कि इसके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपने बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर, यानी ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था हमारा कि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि वो विंध्य क्षेत्र से जो है कहाँ आ गए थे? गंगा घाटी में आ गए थे। तो इसका कारण जो है क्या रहा? कारण दे रखा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण बढ़ा। तो इसमें दोनों ऑप्शन को सही माना गया है कि भाई कारण यही था कि वहाँ क्या बढ़ गया था, लोगों ने गंगा घाटी में इसलिए प्रव्रजन किया, यानी इसलिए जो है वो गंगा घाटी में नीचे आ गए विंध्य पहाड़ियों से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया था, जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं आपके संस्कृति, ऑप्शन बी है पर्यटन, ऑप्शन सी है विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है यहाँ पर मानव संसाधन विकास। तो पूछा गया है कि जो भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण है, इंडियन आर्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो, या जो इंडियन आर्कोलॉजी है वो किस विभाग के अंदर आता है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए, ये आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंदर। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। और ये क्वेश्चन जो है आपका झारखंड PCS प्री में 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ये आपने काफ़ी बार सुना होगा ये, और ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिसेप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1814 से 1893 इनका समय रहा, और अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना
जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ये आपका MPPCS 1997 का क्वेश्चन है। और जो पहले यहाँ पर भारतीय पुरातत्व वाला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक जो पूछा गया था, ये MPPCS 2017 में पूछा गया था। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है जिसका नाम अब क्या हो गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत भारत सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो ये तो दोस्तों आपके आज के जो प्रश्न थे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बने रहें, पढ़ते रहें।